Hello everyone, good afternoon. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. आज का टॉपिक हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचर एंड डिफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसा कि आपको पता होगा कि इसको हिंदी में हम लोग प्रशासनिक विधि के नाम से जानते हैं। तो प्रशासनिक विधि का बहुत इम्पोर्टेंट एक पूरा टॉपिक है हमारे बिहार जुडिशरी में और आपके एलएलबी एंड एलएलएम के सिलेबस में भी है, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी अगर आपने लॉ ऑप्शनल दिया होगा तो ये शायद पूछता है। तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसको हम लोग समझते हैं डिफिनीशन पहले। तो जैसा कि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है उसका मतलब होता है प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि मतलब ऐसी विधि जो प्रशासन से संबंधित हो। प्रशासन मतलब सरकार चलाने के लिए कोई एक व्यवस्था होती है ना, जैसे हमारे यहाँ 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर जब एग्जीक्यूटिव दोनों साथ में काम करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं, कौन से ऐसे प्रशासनिक लोग होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जिस लॉ की जरूरत होती है उस लॉ को हम लोग प्रशासनिक विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे कुछ जूरिस्ट का, तो अभी होल एंड सोल आइडिया लग जाएगा कि आखिर में प्रशासनिक विधि होती क्या है। तो जैसे आपके एग्जाम्स में एलएलबी एंड एलएलएम के सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछता होगा कि पहला क्वेश्चन ये फिक्स्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विथ इट्स नेचर एंड स्कोप, हाँ, एम्फेसाइज इट्स नेचर एंड स्कोप। तो एक लास्ट लेक्चर में हमने लेसी फेयर एंड वेलफेयर स्टेट बताया था, तो आज उसका जिक्र आएगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब प्रशासनिक विधि क्या है? प्रशासन से संबंधित एक विधि है। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित एक विधि है। इट डिटरमाइंस मतलब निर्धारित करती है द ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, पावर मतलब शक्तियां, एंड ड्यूटीज मतलब कर्तव्य ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। मतलब प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित है, फिर उसको और इलेबोरेट किया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, संगठन है, पावर है और उनकी शक्तियां। किसकी? प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, उनके पावर और उनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये डिफिनीशन दिया गया है आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ठीक है, आप सारी ही डिफिनीशन देखेंगे तो कुछ की पॉइंट्स अभी लास्ट में मैं बताऊंगा, वो की पॉइंट्स हर डिफिनीशन में कवर की जा रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरा, अगर हम वेड की डिफिनीशन देखें तो वेड ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द, अच्छा एक और बात कि इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान इसको एक ट्रिक बनाई थी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात तो कुछ बताने जैसी नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही संबंधित रहेगी। अगली बात को हम कैसे याद करें, डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे होंगे ओ, पावर्स में पी एंड ड्यूटीज में डी। मतलब अगर ओपीडी वर्ड, जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं ना ओपीडी, तो उस ओपीडी वर्ड को अगर हम को रिलेट करें, अपने माइंड में बैठा लें, तो वो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स की डिफिनीशन मतलब उसमें ओपीडी है, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, याद हो गया। दूसरा, वेड की डिफिनीशन अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। ये गवर्नमेंटल पावर भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बात करता है। किस सिस्टम से, किस प्रक्रिया के द्वारा हम सरकारी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। वो नियंत्रण स्थापित एक्चुअली क्यों करना है? क्योंकि अगर हम, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, या पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये स्टेटमेंट जो है लॉर्ड एक्टन ने दिया था कि कभी भी जब शक्तियां आएंगी आपके पास तो भ्रष्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर पूरी शक्ति आ गई तो आप पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब सरकार के पास शक्तियां होती ही हैं, और सरकार अगर भ्रष्ट होती है तो हम सरकार को कैसे रेगुलेट करेंगे, ये हमें बताती है एडमिनिस्ट्रेटिव विधि। ठीक है, प्रशासनिक विधि। नेक्स्ट डिफिनेशन अगर हम देखें तो ये केसी डेविस का डिफिनेशन है। केसी डेविस ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग, ये कंसर्निंग और रिलेटिंग वर्ड
ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब वही बात इनको भी कहनी थी, वही बात इनको भी कहनी थी, तो उन्होंने एक अलग वर्ड यूज किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। हाँ, यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लिखा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज लिखा है, बात वही है। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली क्या क्या, द लॉ गवर्निंग द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। मतलब अभी तक हमने इन दो ऊपर वाली डिफिनेशंस को जब देखा तो हमें कुछ बातें मिली थी क्या, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विधि है, ये निर्धारित करती है ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। इसमें गवर्नमेंटल पावर को कंट्रोल करने की बात की, बट हम कंट्रोल कैसे करेंगे? We will control that administrative body through judicial review ना। आपको पता होगा कि जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्सेप्ट है, तो उस जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम अपने गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग होने से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तीन डिफिनीशन अगर हम याद कर लेते हैं एग्जाम में अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में, ये तीन डिफिनीशन अगर हम लिख देते हैं तो ये अपने आप में ठीक है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बट क्या कोई एक ऐसी डिफिनीशन हो जो इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग दीज ऑल थ्री डिफिनीशंस, कोई एक ऐसी डिफिनीशन हो जो इन तीन डिफिनीशंस की बातों को कवर करता हो ना, क्योंकि इन तीनों ही डिफिनीशन में कुछ कुछ छूट रहा, कभी इसमें कुछ, कभी इसमें कुछ, इसमें सिर्फ गवर्नमेंटल पावर पे कंट्रोल करने की बात कही, ये चीजें छूट गई, इसमें ये चीजें कही तो ये छूट गई, और इसमें सिर्फ जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, गवर्नमेंटल पावर की बात नहीं की गई। ठीक है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट हमारे भारत में लीगल स्टडी के लिए, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। वहां पे वो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लॉ की पढ़ाई होती है, और उसने उसने इसका डेफिनेशन देने की कोशिश की, मतलब 3 पॉइंट में। देयर आर 3 पॉइंट्स, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पॉइंट में उन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर एंड फंक्शंस। पावर मीन्स शक्तियां और फंक्शंस मीन्स कार्य। पावर एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको प्रशासनिक अधिकारियों के शक्तियां जो हैं उनको और उनके कार्य जो हैं उनको, उन दोनों ही चीजों को आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट उसमें कहा, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय दीज अथॉरिटीज इन एक्सरसाइज ऑफ सच पावर। सच पावर मीन्स विच पावर? द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड मतलब प्रशासनिक अधिकारी अपने शक्तियों का उपयोग करने के लिए स्वाभाविक है कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करेंगे। वो प्रोसीजर कौन सा होगा, उस प्रोसीजर के भी बारे में हमको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा, द रेमेडीज आर ऑल्सो अवेलेबल। मतलब इफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर मिसयूजिंग देयर पावर, अब्यूजिंग, देखो when authorities abuse such powers मतलब the powers that has been given to administrative authorities, उन पावर्स को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मिसयूज के लिए रेमेडीज भी अवेलेबल हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। ठीक है, तो दीज आर दी ऑल 4 डिफिनीशंस गिवन इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हम नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी बहुत अभी जैन एंड जैन की डेफिनेशन, बहुत ढेर सारी डेफिनेशन हैं जिनको कवर करना एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं, बट एक ओवरव्यू मैं बताता हूं कि अगर इन 4 डेफिनेशंस को अगर आपने आंसर में अपने लिखा तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, पहली चीज। इसके बाद कुछ और आता है, जैसे व्हाट इज द रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये तो अभी हमने डेफिनेशन की बात की ना, अब व्हाट वाज द रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इन 2 पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे एम्फसाइज करेंगे, रीजंस। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू से तो नहीं था। जब हम लोग इस्टेब्लिश्ड कल्चर नहीं थे, एक तरह से सभ्य नहीं थे, असभ्य थे, सिविलाइज्ड कल्चर हमारा नहीं था, तब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं जानते थे, ऑब्वियसली। ठीक है, ऑब्वियस है। बट कुछ तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा डेवलप हुआ, तो उन रीजन्स को आज हम एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, क्या चीज? रीजन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम कभी कभी शॉर्ट में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडमिन लॉ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिन लॉ मैंने लिखा है। पहला रीजन क्या था? द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। आ गया वेलफेयर स्टेट। मैंने कल या इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज वेलफेयर स्टेट एंड व्हाट इज लेसी फेयर। हम पहले लेसी फेयर कॉन्सेप्ट में थे, फिर हम वेलफेयर स्टेट में आए। लेसी फेयर मतलब एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो होगा, इंडिपेंडेंट मार्केट होगी जिसपे गवर्नमेंटल कोई कंट्रोल नहीं होगा, बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेगा इंडिपेंडेंटली, हाँ, बिना किसी गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के। और उस इंडिपेंडेंट बिजनेस का नतीजा क्या होता था कि जो प्राइवेट पर्सन है या जनरल इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा, चूंकि बिजनेस पर्सन्स की मोनोपोली होती थी जिसकी वजह से इनके राइट्स के वायलेशन होते थे और वो उनके वेलफेयर में कोई काम नहीं हो पाता था। फिर अल्टीमेटली हम वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़े, और वेलफेयर स्टेट, चूंकि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, पॉलिसीज बनाता है, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये वेलफेयर स्टेट जब आया तो अब सरकार आई, सरकार स्टेब्लिश्ड हो गई। वो सरकार गरीब जनता, या गरीब वर्ड हटाते सीधे जनता की बात करें, अगर उस जनता के लिए सरकार काम करना चाहती है तो फॉर दैट वर्क, फॉर दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, गवर्नमेंट को कुछ लोग चाहिए होंगे, और उन लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, उन लोगों का काम करने का तरीका क्या हो, उसके लिए कुछ लॉ चाहिए। तो वो लॉ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, एडिक्वेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। इनएडिक्वेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, हमारी लेजिस्लेचर एडिक्वेट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ फॉर ऑल द सिनेरियोज। इट इज नॉट पॉसिबल। समटाइम्स, कुछ समय कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होते हैं, जैसे हमने एक लॉ बना दिया कि अगर इस जिले में बाढ़ आता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पे 10,000 रुपया, एक व्यक्ति पर हेड 10,000 रुपया एलोकेट करेगा। ये एक लॉ बना दिया हम। बट उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लेजिस्लेचर ऐसी कोई कंडीशन बना सकता है कि किसको 10,000? क्या उस बाढ़ में उस गांव में रहने वाले सारे ही लोगों को, या स्पेसिफिकली इन अकॉर्डेंस विद द नीड? किसी को 10,000 की लिटरली जरूरत है और किसी को नहीं है। तो फॉर दैट पर्पज देयर इज डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब विवेकाधिकार का हम शक्ति देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, और वो विवेकाधिकार की शक्ति देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज रिक्वायर्ड, प्रशासनिक विधि की आवश्यकता होती है। दैट्स व्हाई इट आल्सो हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और क्या चीज थी जो इसको डेवलप की? तो द जुडिशरी इज आल्सो इनएडिक्वेट। ठीक है, या सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जुडिशरी भी इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ हमने पढ़ा था भी कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू कवर करते हैं, बट क्या जो लॉ है, क्या जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, अगर सोचिए, अज्यूम करिए कि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं होता
तो क्या जुडिशरी के लिए पॉसिबल हो पाता कि सारी चीजों को कंट्रोल कर पाए? क्योंकि लॉ बनाना इज द जॉब ऑफ लेजिस्लेचर, एंड उस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसका काम है जुडिशरी का। तो अब क्या ये जुडिशरी के लिए पॉसिबल हो पाता कि वो सारी ही चीजों को मैनेज कर पाए? नहीं। दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज रिक्वायर्ड टू हेल्प द जुडिशरी फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जब गवर्नमेंट रन करती है तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है कि उसकी जो जनता है, उस जनता को कैसे, उसके वेलबींग के लिए, उसके भले के लिए कैसे सरकार काम करे, यही काम होता है। जनता की समस्याएं आई, उसका निस्तारण करे। तो सपोज एक समस्या आई, उसका निस्तारण किया, दूसरी समस्या आई, दूसरा निस्तारण किया। तो इस प्रोसीजर में जो गवर्नमेंट कर रही है, इस प्रोसीजर में गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस होता है। दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने एक केस सॉल्व किया, उसको पता चल गया अच्छा ये मेडिसिन मैंने दी तो इससे इस तरह का रिजल्ट मिलता है। फिर नेक्स्ट केस आया, फिर नेक्स्ट केस से उसको पता चला कि अच्छा ये मेडिसिन के साथ ये मैं दूंगा तो उसका ये रिजल्ट मिलेगा। लाइकवाइज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को भी आइडिया हो जाएगा कि इस सिनेरियोज में हमको ऐसे काम करना है, एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज रिक्वायर्ड। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ। ठीक है। इसके बाद हम अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है उसकी, प्रशासनिक विधि। तो नेचर में अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हैं जो हमको अपने आप में क्लियरली बताती हैं कि नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्लियरली बताती हैं कि ये चीजें जो इसकी विशेषता बताती है। पहली चीज इट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ। पहला चीज नॉट अ कोडिफाइड लॉ। सबसे पहले कोडिफाइड लॉ क्या होता है? ऐसा लॉ जो एक संहिताबद्ध तरीके से होता है, जिसको लेजिस्लेचर ने इस्टेब्लिश प्रिंसिपल की तरह एक संहिताबद्ध किया है, एक कोड बना दिया है, एक बुक बना दी है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जगह पे बना दिया है, व्यवस्थित तरह से रख दिया है, उसको कोडिफाइड, उसको कोड बोलते हैं। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, बट इसका कोई एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कहीं एक जगह नहीं लिखा। हाँ, जैसे हमारा रूल ऑफ लॉ कहीं अलग कंट्री से आया, सेपरेशन ऑफ पावर कहीं अलग कंट्री से आया। तो ये सारी चीजें जितनी भी इसमें प्रिंसिपल आपको पढ़ने को मिलेंगे, ये एक कोड के रूप में नहीं है, ये अलग अलग कंट्रीज से आया हुआ है, और ये व्यवस्थित हम जानते हैं, बट ये एक कोड के रूप में नहीं है। दूसरी चीज क्या है इसके नेचर में, तो ये इसको डेवलप होने में हमारे जुडिशरी ने भी बहुत हेल्प की है। ठीक है। तो जज मेड लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज मेड लॉ भी है। कैसे है? जैसे आपको पता होगा, जब हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में है ना, आरडी अल्ट्रम पार्टम हियर द अदर साइड, हियर द अदर पार्टी। तो जब मेनका गांधी का केस आया आर्टिकल 21 में, जब उनको नहीं सुना गया बिफोर कैंसिलेशन ऑफ हर पासपोर्ट, उनका पासपोर्ट जब रद्द किया जा रहा था तो उससे पहले उनको नहीं सुना गया, जबकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि सुनना जाना चाहिए। बट हमारी जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया कि ठीक है कोई बात नहीं सुना गया, बट वी विल डेवलप अ न्यू प्रिंसिपल दैट इज नोन एज पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। मतलब डिसीजन देने के बाद आपको, जैसे पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, आप डिसीजन देने के बाद भी अगर आप सुन लेते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, आपने सुना तो एटलीस्ट, बाद में ही क्यों ना सुना। ठीक है। तीसरी चीज है
तो इट इज कंसर्न विद द ऑफिशियल्स एक्शन. It is means administrative law is concerned with officials actions. मतलब ये प्रशासनिक अधिकारियों के जो एक्शंस हैं, जो उनके कार्य हैं, उनके बारे में ये संबंधित है. ठीक है, क्या? प्रशासनिक विधि. ये जो हम पढ़ रहे हैं नेचर में सीधे सीधे होता है विशेषता. क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात कर रहा है. और अगली बात अगर हम देखें तो इट इज देयर इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म. इसको हम जुडिशियल रिव्यू भी कह सकते हैं. जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही हम कंट्रोल मैकेनिज्म स्टेब्लिश करते हैं ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. और अगला चीज इट इज अ राइट ओरिएंटेड ना. राइट ओरिएंटेड मतलब ये स्पेसिफिकली राइट के बारे में बात करता है. राइट मतलब अधिकार. जन सामान्य के कौन कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उनको सुनिश्चित कैसे किया जाए, इन सब सभी बातों में बात करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो बेसिकली अगर ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इसके पहले वाला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी था. इंट्रोडक्टरी मतलब हमें समझना था वेलफेयर स्टेट और लेसी फेयर और वेलफेयर स्टेट. अगर हम ना समझते तो हम ये ना समझ पाते कि ये कैसे हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप होने में. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही. आज हमने पढ़ा क्या? नेचर एंड डिफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. मैं ऐसे ही आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की श्रृंखला कंप्लीट करवाऊंगा और ये विद इन वीक में 2 लेक्चर्स आपको देते रहूंगा. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड share to those who are actually needy.